हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं खुर्शीद डार और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जे.एंड.के में जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे, वो सारे शिफ्ट हो गए मार्च सेशन में। यानी कि अब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब मार्च या तो अप्रैल में होंगे। लेकिन बात करेंगे उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जो उसके बाद होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स 12th क्वालिफाई करने के बाद या पास करने के बाद उन एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज सभी एग्ज़ाम्स पे एक साथ बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एक एग्ज़ाम पे बात करेंगे, दैट्स जो इंजीनियरिंग पोर्शन होता है, यानी कि जो हमारे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स होता है, उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, दैट्स JEE मेंस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको पास्ट में रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ कि जो ये JEE मेंस है, ये एक्चुअली हुआ था स्टार्ट 2013 में। उससे पहले क्या था? उससे पहले था AIEEE 2002 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसी को नाम दिया गया JEE मेंस। ठीक, लेकिन ये JEE मेंस जो एग्ज़ाम होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो IITs में जा सके। बात करेंगे IITs की। जो पहला IIT इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था IIT खड़गपुर। क्या नाम है उसका? लिखने की ज़रूरत नहीं है। IIT खड़गपुर भी बोलते हैं उसको, IIT खड़गपुर भी बोलते हैं। तो ये हुआ था स्टार्ट 1961 में। अब देखो IIT की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। तो 1961 से स्टार्ट हुआ था IIT का सफ़र। उसके बाद जो बाकी सारे IITs थे, जैसे IIT मुंबई, उसको बम्बई भी बोलते हैं, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, बहुत सारे IITs। जो टोटल IITs अभी इंडिया में मौजूद है वो है कितने? 25 IITs। 25 IITs में पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट को कितना सफ़र करना पड़ता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए इस JEE मेंस में अपीयर होने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए, वो ये है कि उसको 12th में जो परसेंटेज चाहिए वो है 75%। यानी कि 75% मार्क्स आपको लाने हैं 12th एग्ज़ाम में, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। देखो एग्ज़ाम तो आप दोगे, दैट्स सेकेंडरी थिंग, लेकिन आप एलिजिबल हो जाओगे तब जब आप 12th में कितनी परसेंटेज लाओगे? 75%। दैट्स ऑलमोस्ट अराउंड 375 मार्क्स ऑफ योर 12th एग्ज़ाम, जब 500 में होते हैं। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, उनकी गलतफहमी यहीं पे दूर होती है कि JEE मेंस के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो उसको जो मार्क्स होने चाहिए कितने होने चाहिए? 75% या टॉप 20, जो 20% है, टॉप 20% में आप आने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हो JEE मेंस के लिए। चलो मान लो कि आपने 75% स्कोर कर लिया 12th में। अब आप फॉर्म भर रहे हो JEE मेंस के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार मैंने तो परसेंटेज लाई है, अब मैं इसके लिए एलिजिबल भी हो गया, अब मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अब उसका टाइम आ गया कि क्या आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देखो घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप सोच समझ के साथ चलोगे तो ये आराम से हो जाएगा। अब देखो कैसे। जो JEE मेंस का पेपर होता है, इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 75 होते हैं। ठीक, 75 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से होते हैं, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से होते हैं, 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पोर्शन से होते हैं। ठीक,
और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। कितने? 4 मार्क्स। तो 25 into 4 that's 100 100 100 300 मार्क्स का पेपर होता है और जो टाइम होता है इसका वो होता है 3 आवर्स। 3 घंटे का समय होता है और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 75 और हर क्वेश्चन का एक 4 मार्क्स होता है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव होता है 0.25 के हिसाब से, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 आपका हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी गलत हो ही चुका है। देखो मामला ये है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कोचिंग करके या सेल्फ स्टडी करके JEE मेंस क्रैक कर सकता हूँ? आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कुछ मिसकंसेप्शंस जो होते हैं बच्चों के दिमाग में कि यार इतनी सारी बुक्स है, मैं क्या करूं, कौन सी पढूं, क्या पढूं, कितना हो पाएगा। देखो कुछ मिसकंसेप्शंस जो है वो मैं आपको दूर ऐसे करना चाहता हूं कि ये देखा गया है एनालिसिस करके कि जो JEE मेंस का जो पेपर होता है उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का 60% पेपर 60% पेपर जो होता है वो आता है आपकी NCERT से। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एनालिसिस करके मैं आया हूँ। तो 60% पेपर जो है वो किस में से आता है? आपकी NCERT बुक से आता है, पहली बात। और जो फिजिक्स का आता है, फिजिक्स का आता है 20% के आसपास फ्रॉम योर NCERT। फिजिक्स का थोड़ा बहुत NCERT का कंट्रीब्यूशन कम रहता है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स का अगर देखेंगे 8 to 10% ये भी आपका किससे आता है? NCERT से। देखो 60% आपका NCERT से आता है केमिस्ट्री का, 20% आपका आता है NCERT फिजिक्स से और 10% आता है आपका मैथमेटिक्स से। तो अगर हम देखेंगे एवरेज में कितने पॉइंट्स बनते हैं? 60%। अगर आप 100 में से देखेंगे तो 60 मार्क्स, अगर 20 देखोगे तो 20 मार्क्स, अगर इसका देखोगे तो 10 मार्क्स, तो टोटल बन जाते हैं 90 मार्क्स आपके बन जाते हैं NCERT बुक से। यानी कि अगर आप 11th और 12th को ढंग से पढ़ोगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिर अगर आप कोचिंग भी करोगे तो कोचिंग में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं और आपको वो एबिलिटी भी सिखाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल पोर्शन को, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो कट ऑफ रहता है अभी तक जो देखा गया है वो, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है किस चीज़ के लिए, अभी आप देखो कि क्वालिफाई कैसे होगा। सपोज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं वो होते हैं अराउंड 10 लाख। कितने? यानी कि 10 लाख के आसपास बच्चे जो होते हैं वो अपीयर होते हैं एग्जाम में। उसमें से जो टॉप 1,50,000 या 2,50,000 कंसिडर किया जाता है, आपको उसमें आना है। यानी कि 2,50,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपने अपने आप को अपीयर करना है, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो JEE एडवांस के लिए। ठीक, तो उसके लिए जो कट ऑफ रहता है, ये अभी तक देखा गया है, जो कट ऑफ रहता है JEE मेंस का वो रहता है अराउंड 80 के आसपास जो है ना कट ऑफ रहता है। किसका? JEE मेंस का। यानी कि वो बन जाता है राउंड में, अगर मैं बता दूं 30% आपने पेपर सोल्व करना है। ठीक, तो आप देख लो, इस एनालिसिस को देख लो, 90% तो आपके NCERT से, जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 80%, तो आप आराम से एलिजिबल हो जाते हो किस चीज़ के लिए? JEE एडवांस के लिए। लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम एलिजिबल हो गए, क्या हमें कोई कॉलेज मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये बहुत ही
बड़ा एक स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि मैंने सपोज स्कोर किया है 100, क्या मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है? आराम से मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिल सकती है सिर्फ JEE मेंस पे, वो आपको NIT मिल सकता है, GFTI मिल सकता है, SFTI मिल सकता है। GFTI गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, SFTI सेल्फ फाइनेंस्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये 3 आपको मिल सकते हैं। एंड ये NIT भी मिल सकता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो किस बेस पे होती है? JEE मेंस के बेस पे होती है। यानी कि अगर आपने 80 से अबव स्कोर किया तो आपके चांसेस आपके चांसेस बनते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने स्कोर थोड़ा अच्छा किया तो बेटर चांस है कि आपको NIT मिल जाएगा। लेकिन एलिजिबल तो आप हो ही जाते हो किस चीज़ के लिए? JEE एडवांस के लिए। ठीक, बैक टू बिजनेस। JEE मेंस की बात हो रही है, तो अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे। आपको पता ही है कि जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो तब से हर साल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, एक तो जनवरी में, एक तो अप्रैल में। अगर हमारे जो JK बोस के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको चांस दिया गया तो मुझे लगता है कि उनको चांस लेना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 अटेम्प्ट्स होते हैं JEE मेंस के लिए। ये बात आप ध्यान में रखिए, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स में। लेकिन जैसे कि अगर आपने पिछले साल 12th दिया था, ठीक, अब इस साल 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, एक तो 2 हो गए, चले गए। जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी आप दे सकते हैं, यानी कि 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। ठीक, यानी कि 2 अटेम्प्ट्स हर साल आप दे सकते हैं, 3 साल लगातार आप दे सकते हैं 6 अटेम्प्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया बनाया है कि 6 अटेम्प्ट्स एक स्टूडेंट दे सकता है इस JEE मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, बात करेंगे, अगर हम बुक्स की बात करेंगे, जो रिकमेंडेड बुक्स है JEE मेंस के लिए, अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए आप सबसे पहले आप NCERT ले लो, NCERT। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे HC वर्मा, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शंस आप फोकस करना है यहाँ पे JEE मेंस के लिए। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो आपने NCERT है उसको अच्छे से ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, अभी मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस बेस पे आते हैं। तो दूसरी होगी HC वर्मा। तीसरा जो है NCERT एग्जाम्पलर है, एक एग्जाम्पलर है। और फोर्थ जो रिकमेंडेड है DC पांडे। ये अरिहंत की बुक आती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। स्टार्ट यहाँ से करना है आपने NCERT से, उसके बाद फुल कंसंट्रेशन के साथ HC वर्मा, NCERT एग्जाम्पलर के साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं। DC पांडे, अगर आप इतने कैपेबल हो पाते हैं कि आप यहाँ, अगर आपको इतना टाइम मिलता है तो आप इसको ज़रूर देखिए। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अराउंड 40 इयर्स के, जो मैंने देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं वो पिछले 40 साल के पेपर्स चेक करते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं, उनमें चीज़ें खोजते रहते हैं, तब वो क्वालिफाई कर पाते हैं एज ए टॉपर। होगी फिजिक्स की बात। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में NCERT फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि 60% जो पेपर आता है आपका JEE मेंस का, वो किससे आता है? NCERT से आता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी मैं जो बोलूँगा वो NCERT केमिस्ट्री को। उसके बाद जो रिकमेंडेड है
फिजिकल के लिए अवस्थी की एक बुक आती है, अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री के आपके पहले 4-5 चैप्टर्स है, सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या वो सारे, तो उस चीज़ के लिए अवस्थी रिकमेंडेड। इनऑर्गेनिक के लिए जायसवाल की बुक आती है। इनऑर्गेनिक के लिए जो रिकमेंडेड है वो जायसवाल है, और जो ऑर्गेनिक के लिए रिकमेंडेड है वो MS चौहान। और प्रीवियस ईयर पेपर्स 40 इयर्स। तो ये 4 बुक्स हैं, लेकिन ये तभी आप पढ़ पाओगे ये 3 बुक्स जब आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी, ढंग से पढ़ी होगी और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी होगी। उसके बाद आते हैं, बात करेंगे मैथमेटिक्स, तो वहीं से क्लियर होते हैं। तो मैथमेटिक्स NCERT, ठीक। उसके बाद एक और बुक आती है ऑब्जेक्टिव्स को सोल्व करने के लिए, दैट्स RD शर्मा। एक और बुक आती है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक दास गुप्ता। ये भी किस चीज़ के लिए? ऑब्जेक्टिव्स के लिए। दिए होते हैं, सॉल्व्ड होते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर जो अनसॉल्व्ड है उनको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप में वो स्किल डेवलप होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो ये 3 बुक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अरिहंत की ही आती है बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व्ड बुक आती है, 40 इयर्स पेपर्स उस पर दिए होते हैं। तो ये 4 बुक्स मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन NCERT यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो बेसिक्स आपके चीज़ें होती हैं वो NCERT से ही पता चलती हैं, क्लियर होती हैं। तो ये सारी बुक्स जो मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ ये इस चीज़ के लिए, ताकि आप जो आपका JEE मेंस है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, और आप अपीयर हो जाओगे JEE एडवांस के लिए, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ आपको अभी भी लगती है कि स्किप हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप मैं आपको कल एक और वीडियोज़ में उनका रिप्लाई दे सकूँ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।